नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपनी जो सेकंड ग्रेड की क्लासेस चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और पहली अगर 5 क्लासें आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखें। 3 अपनी जीके की प्लस 2 साइकोलॉजी की क्लासें हो चुकी है और दोनों की अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसके साथ ही एक प्लेलिस्ट जो है आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग की भी बनाई हुई है, वो भी रेगुलर देखनी है आपको लाइन से। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो है आपके जो सिलेबस है वो सेम सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, तो वो भी आपको रेगुलर देखनी है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का पहचान कीजिए। आपको बताइए, जो आपकी ढूंढाड़ी बोली है वो जयपुर में बोली जाती है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे पहली बात होगी, इस बोली के प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी जो नामक ग्रंथ है या पुस्तक है उसमें मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है और नोट करने जैसी बात है कि ढूंढाड़ी बोली के जो प्रथम साक्ष्य या प्राचीनतम जो उल्लेख है वो आपके मिलते हैं 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में। ठीक है। फिर अगला जो है आपका कि हृदयवाणी, अंगबद्धू और कायाबेली ग्रंथ आदि इस बोली में लिखित प्रमुख ग्रंथ है। तो देखो, आपने जो है एक बात पढ़ी होगी कि जो ढूंढाड़ी बोली है, कौन सी बोली? ढूंढाड़ी बोली। इसमें जो है दादू दयाल का अधिकांश साहित्य लिखा हुआ है। किसका? दादू दयाल का अधिकांश साहित्य इसी में लिखा हुआ है। अधिकांश साहित्य, ये अलग से क्वेश्चन भी आता है, आपको पता होगा अगर आपने एग्जाम पहले दिए हैं। अगर नए स्टूडेंट है तो ध्यान रखना कि दादू दयाल का जो अधिकांश जो साहित्य है वो जो है ढूंढाड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है। ढूंढाड़ी और कुछ जो है ब्रज की भी मिश्रण किया गया है। इसको जो है अगर ब्रज मिश्रित करने के बाद में इसको सदुकड़ी बोली भी कहा जाता है। कौन सी? जो वैसे जो है ऑफिशियल नहीं है लेकिन जो उसको कहते हैं। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दादू दयाल का अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखा गया या बोली में लिखा गया, तो ढूंढाड़ी बोली में। अगर ऑप्शन में सदुकड़ी और ढूंढाड़ी नहीं हो तो आपको सदुकड़ी उत्तर करना है, यह भी ध्यान रखना है। तो दादू दयाल का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी या सदुकड़ी। सदुकड़ी क्या होती है? ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा है उसका मिश्रण होती है। ठीक है। तो इस भाषा में अधिकांश साहित्य लिखा हुआ है। और ये जो आपका हृदयवाणी, अंगवधु और कायाबेली, ये तीनों के तीनों ग्रंथ आपके दादू दयाल के हैं। इस कारण जो है ये जो है इसी बोली के जो है क्या है, लिखित प्रमुख ग्रंथ है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर उम्मठवाड़ी, पाटवी, सेंधवाड़ी आदि इसकी उपबोलियां हैं। यही गलत है, क्योंकि उम्मठवाड़ी, पाटवी और सेंधवाड़ी ये नाम ध्यान रख लेना, मालवी की उपबोलियां हैं। मालवी जो मध्य प्रदेश से लगते जो हाड़ौती के क्षेत्र है वहां बोली जाती है। तो उम्मठवाड़ी, पाटवी, सेंधवाड़ी ये सारी की सारी मालवी की उपबोलियां हैं। बात करें हम ढूंढाड़ी की उपबोलियां तो इसकी राजावाटी है, तोरावाटी है, ठीक है, चौरासी है। ये बोलियां जो है ये आपकी किसकी है? जो है ढूंढाड़ी की उपबोलियां। लेकिन जो उम्मठवाड़ी, पाटवी और सेंधवाड़ी ये जो है बोलियां आपकी मालवी बोली की उपबोलियां, जो मालवा क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश का लगता हुआ क्षेत्र है वहां बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसने बोला है कि सत्य कथन की पहचान करो। तो पहला और दूसरा तो सत्य है लेकिन तीसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन वही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। एक तरफ बोलियां दी हुई है और एक तरफ उनके क्षेत्र दिए हुए हैं और इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले हम बात करें काठेड़ी की। कौन सी बोली? काठेड़ी बोली। काठेड़ी जो बोली आपकी वो बोली जाती है कहां पर? काठेड़ी बोली बोली जाती है आपकी दक्षिणी जयपुर में। और ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कलर चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। खेराड़ी, खेराड़ी बोली जो आपकी भीलवाड़ा में बोली जाती है और भीलवाड़ा के खास करके शाहपुरा के जो क्षेत्र है उसमें जो खेराड़ी भले ही भीलवाड़ा है, वो अपन क्या सोचेंगे भीलवाड़ा में तो या तो मेवाड़ी चलती होगी या जो है ढूंढाड़ी चलती होगी। लेकिन जो है ये मारवाड़ी की उपबोली माना गया है इसको। किसकी? मारवाड़ी की उपबोली माना गया है। ठीक है। तो ये आपकी भीलवाड़ा जो है उसके शाहपुरा क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है। फिर बात होती है हाड़ौती बोली की। तो ये तो एकदम इजी। हाड़ौती बोली कहां बोली जाएगी? झालावाड़ में। ठीक है। और तोरावाटी बोली, तोरावाटी जो बोली है आपकी, तोरावाटी बोली कहां बोली जाएगी? तो तोरावाटी अभी ऊपर मैंने बताया था, ये जो आपका कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन सी नदी का? कांतली नदी का, वहां बोली जाती है। और ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये भी किसकी? ढूंढाड़ी की। और ये कांतली नदी है वो नीम का थाना सिक्कर में। तो इसका जाएगा ये आपका ऑप्शन। ठीक है। तो जिस कलर में जो लिखा है वो उसका उत्तर हो जाएगा काठेड़ी। कहां पर? दक्षिणी जयपुर में। ठीक है। बात करें खेराड़ी की तो खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है भीलवाड़ा में, हाड़ौती बोली झालावाड़ में और तोरावाटी सीकर में। जो जिस कलर में लिखा है उस कलर को मैच कर ले। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिसल देव रासो, कौन सी? बिसल देव रासो जो है नामक रचना किस बोली में लिखी गई है? बिसल देव रासो जो रचना है आपकी वो किस बोली में लिखी गई है? सॉरी, तो बिसल देव रासो आपकी लिखी गई है गोडवाड़ी बोली में।
ठीक है, ध्यान रखना गोडवाड़ी में बिसलदेव रासो विग्रह राज चतुर्थ की जो है यहाँ पर जो है व्याख्या की गई है इसमें। तो ये जो है आपको पता ही है, बिसलदेव रासो जो है विग्रह राज चतुर्थ, जिसको बिसलदेव कहते थे, कौन? विग्रह राज चतुर्थ, जिनको क्या कहते हैं अपन? बिसलदेव कहते हैं। उनकी जो है वर्णन किया गया है इसमें, उनकी प्रेम कहानी का भी वर्णन किया गया है। तो यहां पर जो है अपन क्या सोचते हैं, विग्रह राज चतुर्थ जो है आपके कहाँ के हैं? चौहान वंश के, अजमेर वाले के, तो अजमेरी बोली कर देते हैं, लेकिन ये नहीं, अजमेरी नाम से वैसे कोई बोली है ही नहीं। तो ये होगा गोडवाड़ी बोली। गोडवाड़ी बोली कहां बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है जालोर के गोडवाड़ क्षेत्र में, जालोर के गोडवाड़ क्षेत्र में, या कुल मिला के अपन जिला याद रखें तो जालोर। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, बिसलदेव रासो किसने लिखी थी? तो नरपति नालय ने लिखी थी। किसने? नरपति नालय है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपका गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया। वागड़ी भाषा कहां पर बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहां पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और हाड़ौती का आपको पता ही है, हाड़ौती में बोली जाती है। नाम और क्षेत्र दोनों सेम है। तो ध्यान रखना, बिसलदेव रासो जो है आपके नरपति नालय ने जो है लिखी थी, विग्रह राज चतुर्थ की प्रेम कहानी का वर्णन है, और ये गोडवाड़ी भाषा में जो जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, एक ध्यान रखना, जो थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है कि बिसलदेव रासो में कौन सा रस प्रधान है? तो इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान है, मतलब वीर रस नहीं है, श्रृंगार रस है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको जो है सही लग रही है क्लासें तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, आप सभी जो है संस्कृत शिक्षा विभाग की जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जीके पेपर 1 की, वो भी देखें, क्योंकि वो भी आपके काम आएगी, क्योंकि सिलेबस सेम होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है, अभी जस्ट ऊपर अपन करके आए, वागड़ी बोली कहां बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, तो आपको ऊपर ही अपन बात कर चुके, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है। एक होती है बागड़ी बोली, दोनों में अंतर ध्यान रखना। बागड़ी जो बोली जाती है वो चूरू, हनुमानगढ़, ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू का और गंगानगर का भी कुछ भाग। पूरा झुंझुनू नहीं लेंगे हम और पूरा गंगानगर भी नहीं लेंगे, इनके कुछ कुछ भाग में। ठीक है, लेकिन चूरू हनुमानगढ़ के ज्यादातर क्षेत्र में आपकी बागड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, तभी तो जो आपके गोगा जी महाराज है उनको बागड़ का धनी कहा जाता है। और एक जो आपके जो होते हैं ना, वो एक जो चिड़ावा झुंझुनू में शक्कर बाबा पीर है, उनको भी बागड़ का धनी कहा जाता है, कारण कि ये बागड़ी क्षेत्र है और बागड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो वागड़ी बोली और तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और बागड़ी बोली जो है चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है, इधर एक तरफ बोलियां दी हुई है और इधर एक तरफ जो है उपबोलियां दी हुई है, और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम बात करें मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली की उपबोली शेखावाटी बोली है, बिल्कुल शेखावाटी बोली जो मारवाड़ी की उपबोली है, बिल्कुल सही बात है। फिर हम बात करें मालवी की। मालवी जो बोली है उसकी रांगड़ी बोली जो है उपबोली है, बिल्कुल। रांगड़ी के अलावा एक और ध्यान रखना, निमाड़ी बोली, ये भी कई बार आ जाता है। निमाड़ी और रांगड़ी दोनों की दोनों आपकी मालवी की उपबोलियां हैं, और ये आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो आपका नीचे का राजस्थान है ना, उसमें बोली जाती है, एमपी से सटे हुए में। ठीक है, फिर बात करें अपन मेवाती की, तो मेवाती की 84 नहीं है, ये गलत हो गया, क्योंकि 84 जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है। कौन सी की? ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो ये क्या हो गया? गलत। फिर ढूंढाड़ी की जो है आपकी राजावाटी है, बिल्कुल राजावाटी है, ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आप जो है वैसे अपन पहले बात कर चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं, राजावाटी बोली जाती है जयपुर के पूर्वी हिस्से में। कहां पर है? जयपुर के पूर्वी हिस्से में। वैसे हम जो है पिछली जो अपनी क्लास हुई थी भाषा बोलियों की पहली क्लास जो थी, उसमें ये क्लियर कर चुके। 84 जो बोली है आपकी वो बोली जाती है दक्षिणी जयपुर में, दक्षिण पश्चिम जयपुर कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम जयपुर और टोंक के कुछ भाग में, टोंक के कुछ भाग में। ठीक है, तो ये मेवाती की जो है 84 नहीं है, और अपने को सुमेलित नहीं बताना था, तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थानी भाषा की डिंगल शैली को पिंगल शैली से अलग करती है? अभी पहले हम डिंगल पिंगल को जान लेते हैं। सबसे पहले इधर लिख देते हैं डिंगल, ठीक है, और इस तरफ लिख देते हैं पिंगल। कुछ 4-5 मैं विशेषताएं बताऊंगा आपको, उनको याद रखना है हमेशा आपको। जो आपकी डिंगल है वो है आपकी पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, और ये आपका जो है ब्रज क्षेत्र जो है आपका कौन सा? ब्रज भाषा प्लस जो है पूर्वी राजस्थान, जो है पूर्वी राजस्थान की शैली है। ठीक है, दूसरा जो है डिंगल जो है आपकी गुजरी अपभ्रंश से जो है निकली है। कौन से अपभ्रंश से? गुजरी अपभ्रंश से। और जबकि जो पिंगल है आपकी वो शोर सैनी
जो सौर सैनी अपभ्रंश है उससे उत्पन्न हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, फिर जो है ये आपकी गीत रूप में लिखी जाती है और ये आपकी छंद व पद रूप में, छंद व पद रूप में। हर चीज याद रख लेनी है आपको। ठीक है, ये आपका जो मुख्यतः चारण जाति के द्वारा लिखी जाती है, चारण जाति का साहित्यिक रूप है, और ये आपकी भाट जाति का साहित्यिक रूप है, भाट जाति का साहित्यिक रूप है। तो ये विशेषताएं हैं मुख्यतः। जो रासो नाम वाली जितनी भी जो रचनाएं हैं वो सारी इसी से संबंधित है, चाहे विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो। सिर्फ एक संगत रासो जो है वो इसकी तरफ आता है, संगत रासो। ठीक है, बाकी जो है ढोला मारूरा दुआ ये सारे के सारे डिंगल के ही क्या है जो है रचनाएं हैं। तो अब बात है कि डिंगल शैली को पिंगल से अलग कौन सी करती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि कौन किससे अलग करता है, उसमें उत्तर हमेशा वो होता है जो पहला शब्द होता है ना उसकी विशेषता बताता हो। मतलब ऐसा ऑप्शन जो पहला शब्द है उसकी विशेषता बता रहा हो। डिंगल को पिंगल से अलग करना है तो मतलब डिंगल पहला शब्द है, पिंगल दूसरा है, तो डिंगल की विशेषता कौन सा जो है यहां पर बता रहा है ऑप्शन, वो देखना है। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ, तो सौर सैनी अपभ्रंश तो आपका पिंगल का है, तो ये तो गलत हो गया। ये पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, बिल्कुल ये पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, ये डिंगल की जो है आपकी विशेषता है। ये छंद व पदों में लिखी जाती है, तो छंद और पद में तो पिंगल लिखी जाती है। अपने क्या बोला, पहले शब्द जो होता है ना डिंगल पिंगल में पहले डिंगल है, तो उसकी जो है विशेषता कौन सा बता रहा है, दूसरा। बाकी पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो मैंने बता दिया, ज्यादातर रासो जो है आपकी पिंगल में है, तो ये भी पिंगल की है, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, मुड़िया लिपि के आविष्कारक थे। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। मुड़िया लिपि क्या होती है, जो मोड़ मोड़ के लिखी जाती है, जिसमें मात्राएं नहीं होती। क्या नहीं होती, मात्राएं नहीं होती है, मात्राएं नहीं होती है। बणियों की जो लिपि होती है वो मुड़िया लिपि होती है, मात्राएं नहीं होती है। और मुड़िया लिपि जो है उसके आविष्कारक है टोडरमल। कौन, ऑप्शन नंबर 1 टोडरमल। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कोई भी चीज नहीं थी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाओं ने आहड़ सभ्यता के उत्खनन के कार्य में सहयोग किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य में सहयोग करने वाली संस्थाएं। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने किया, बिल्कुल। डेक्कन कॉलेज पूना ने किया, बिल्कुल। और पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान ने किया। तीनों ने ही, मतलब आहड़ सभ्यता इसमें जो है मेलबर्न विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया में है, डेक्कन कॉलेज पूना और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, तीनों ने ही जो है क्या किया था, उत्खनन किया था। इसके अलावा कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और कब किया, 1953 में। ठीक है, इसके अलावा नाम ध्यान रख लेना कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं सभ्यता के उत्खनन से। तो अक्षय कीर्ति व्यास के अलावा जो है आपको ध्यान रखना है RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जो इनका नाम है। ठीक है, इसके अलावा SD सांकलिया, नाम ध्यान रख लेना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है या है। ठीक है, इसके अलावा VN मिश्र भी इससे जुड़े हैं। और एक नाम ध्यान रख लेना PL चक्रवर्ती, ये भी इससे जुड़े हैं। ये नाम याद रखना है, प्लस जो है ये जो है विभाग या फिर हम कह सकते हैं संस्थान है, उनको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सब जुड़े हैं, तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कि आहड़ जो सभ्यता है उसके संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। आहड़ सभ्यता के जो है बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले, आहड़वासी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। बिल्कुल, आहड़वासी जो है मृत्यु के बाद में भी जो है जीवन की संभावना में क्या करते थे, विश्वास करते थे। इसलिए जो है जो आपके साउथ है उनके साथ में जो है क्या रखते थे, जो है खाने पीने की चीजें वगैरह, शहद वगैरह, आभूषण वगैरह रखते थे। ठीक है, आहड़ एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी, तो बिल्कुल नहीं थी। तो यही जो है असत्य हो गया आपका। आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। फिर इस सभ्यता को संयुक्त परिवार प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, तो ये आप जो है ध्यान कर सकते हो कि संयुक्त परिवार प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं कहां से, जो है आहड़ सभ्यता से। ठीक है, 2 मुंह वाले चूहे भी मिले, चूहे नहीं चूल्हे। ठीक है, फिर जो 2 मुंह वाले चूहे बोल दिए मैंने, लेकिन चूहे नहीं है, चूल्हे हैं। ठीक है, नाम आ गया चूहा। इस सभ्यता से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा सत्य हो गया कि एक नगरीय सभ्यता ना होकर क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और बता देता हूं मैं इसी में, आहड़ और ऐसे 8 यानी कि यहां पर 8 स्तर में जो है खुदाई हुई थी। कितने स्तर में,
8 स्तर में। और इसका कारण है कि यह सभ्यता 8 बार उजड़ी और बसी। 8 बार यह सभ्यता उजड़ी थी और 8 बार यह सभ्यता वापस बसी। 8 बार वापस बसी। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री उसके बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? मतलब आहड़ से ऐसी क्या सामग्री प्राप्त हुई है जो ये कहती है कि इसका संबंध जो है सभ्यता का बाहर से भी था, कहीं संपर्क था या व्यापार होता था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली नामक जो एक सिक्का टाइप से मिला है वो आपका ये जो है ईरान से संबंधित होने का, जो है ईरान से संपर्क होने का दावा करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेपिस लाजुली जो है किस सभ्यता से मिला है? तो आहड़ सभ्यता से। फिर है ये क्वेश्चन इजी था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है, और सत्य कथन बताना है। सबसे पहले, आहड़ में बने मकानों में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है। नोट कर लेना कि आहड़ में बने जो मकान है उनमें धूप में पकाई गई ईंटें, धूप में यानी कि जो सूर्य की रोशनी है उसमें तपाई गई जो ईंटें उनका प्रयोग किया गया। बिल्कुल सही है। आहड़वासी भवनों को मजबूत व सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े से बने सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ध्यान रख लेना, क्वार्ट्ज के टुकड़े से बने मिश्रण का प्रयोग करते थे आहड़वासी भवनों को मजबूत व सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। आहड़वासी बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित करते थे। बिल्कुल सही बात है। ये तीनों चीजें मेरे हिसाब से, देखो पहली तो आपने शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, लेकिन दूसरी और तीसरी चीज भी ध्यान रखना, दोनों सही है। नोट कर लेना आपके नोट्स में अगर ये चीजें नहीं लिखी हुई है तो तीनों का तीनों इसमें क्या है? सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 व 3, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्लियर कर चुके हैं। 1953 में जो है आपके अक्षय कीर्ति व्यास सर्वप्रथम आहड़ की जो है खुदाई या उत्खनन करने वाले कौन? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, पीएल चक्रवर्ती। ये जो है सारे के सारे दोनों के दोनों आपके क्या थे? आहड़ से संबंधित थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर ये क्वेश्चन अच्छा है, आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सत्य कथन है। सबसे पहले, आहड़वासी गेहूं, जवार और चावल की खेती करते थे। तो नोट कर लेना, बिल्कुल सही बात है। आहड़वासी गेहूं, जवार और चावल तीनों की खेती करते थे, चावल की भी, जवार की भी और गेहूं की भी। फिर आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल, तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली है यहां से। तो आहड़वासी जो है तांबा जो है गलाना जानते थे, यानी कि तांबे को गलाकर जो है दूसरे जो है चीजें बनाना वो सब जानते थे। बिल्कुल, रंगाई छपाई व्यवसाय के साक्ष्य भी मिले हैं। बिल्कुल, जो यहाँ पर जो आपका आहड़ का एक क्षेत्र है बालाथल, वहां से जो है आपके क्या मिले हैं? रंगाई छपाई के जो है व्यवसाय के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ से चित्रित दूसर मर्द भांड मिले हैं। मर्द भांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन जो चित्रित और दूसर कलर के हैं। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दूसर मर्द भांड जो है आपके मिले हैं बेराट से। कहां से? बेराट से। दूसरे मर्द भांड आपके बेराट से मिले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो है फिर आहड़ से कैसे मर्द भांड मिले हैं वो ध्यान रख लेना। आहड़ से जो मर्द भांड मिले हैं, कहां लिख देता हूं मैं? आहड़ से मिले हुए मर्द भांड यहां लिख देता हूं। आहड़ से जो मर्द भांड मिले हैं ना, मर्द भांड, वो एक तो उल्टी तपाई पद्धति से निर्मित है। उल्टी तपाई प्रणाली से निर्मित। कौन सी प्रणाली से? उल्टी तपाई प्रणाली से। इसके अलावा जो है इन पर ज्यामितीय अलंकर मिला है। अलंकर, ज्यामितीय अलंकर का मतलब क्या हो गया? कि मतलब जो त्रिभुज चतुर्भुज ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है, जो मर्द भांड है ना, बर्तन के जो मिट्टी के बर्तन, उन पर जो ज्यामितीय अलंकरण मिला है। मतलब उन पर जो है आपके जो है त्रिभुज चतुर्भुज ऐसे जो है बनाए हुए हैं और जो है थोड़ा सा जो है इनको जो है चमकीला रूप से जो है चमकीला जो है सज्जित किया गया है। कैसा? चमकीला। ठीक है, तो आपका ये दूसरा वाला गलत हो गया। उत्तर जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत, क्योंकि दूसरे बेराट से मिले हैं और जो आपके मर्द भांड उल्टी तपाई प्रणाली से निर्मित और ज्यामितीय अलंकारों से सुशोभित जो है आपके मिले हैं आहड़ से। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 व 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आहड़वासी किस धातु से अपरिचित थे? जहां मतलब आहड़ में कौन सी धातु को जानते भी नहीं थे, तो ध्यान रखना उत्तर चांदी हो जाएगा। लोहा, तांबा और सोना तीनों को जानते थे, लेकिन चांदी को नहीं जानते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन,
निम्न पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से स्थल आहाड़ बनास जो संस्कृति है मतलब आहाड़ सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल हैं। भगवानपुरा, बागोर और पचमता, ये तीनों के तीनों आपके जो है किससे संबंधित है? आहाड़ से। लेकिन रंगमहल कालीबंगा से संबंधित है। किससे? रंगमहल किससे? कालीबंगा से संबंधित है। तो ये जो है संबंधित नहीं है आहाड़ से, क्योंकि आहाड़ बनास संस्कृति के प्रमुख नगर पूछे। इन तीन के अलावा भी ध्यान रखना, गिलुंड, ठीक है, दूसरा बालाथल, महाराज की खेड़ी, ठीक है, इसके अलावा ओजियाना जो भीलवाड़ा में आपका, इसके अलावा छतरी खेड़ा, ये नाम भी याद रखना। भगवानपुरा, बागोर, पचमता, गिलुंड, बालाथल, महाराज की खेड़ी, ओजियाना और छतरी खेड़ा, ये सारे के सारे जो है आपके किससे संबंधित है? आपके ये आहाड़ सभ्यता से है। बाकी इधर लिखा हुआ है रंगमहल आपका कालीबंगा से, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है आहाड़ से है, चौथा जो है नहीं है क्योंकि ये कालीबंगा से। तो उत्तर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आहाड़ सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा? आहाड़ सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आहाड़ सभ्यता को जो है बनास संस्कृति का हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, जिनको हम एस.डी. सांकलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस.डी. सांकलिया। अब बात आती है गोपीनाथ शर्मा की। तो गोपीनाथ शर्मा जो है इन्होंने इसको कहा आघाटपुर। क्या कहा? आघाटपुर या आघाट नगरी या आघाट दुर्ग भी कहा इन्होंने, ठीक है। तो एस.डी. सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति का, गोपीनाथ शर्मा ने आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहा। और एक इसका नाम है धूलकोट। क्या नाम है? सही लिख देता हूं मैं। क्या नाम है इसका? धूलकोट। और धूलकोट जो है इसका स्थानीय नाम है। क्या है? स्थानीय नाम, मतलब वहां के जो लोग इसको धूलकोट कहते हैं। बनास संस्कृति एस.डी. सांकलिया, गोपीनाथ शर्मा ने इसको आघाटपुर दुर्ग या आघाट दुर्ग कहा। फिर आहाड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन बताओ। तो आहाड़ सभ्यता से क्या क्या चीजें मिली है वो बताना है और असत्य बताना है। 26 किस्म के मणिये मिले हैं, बिल्कुल। शोषण पात्र मिले हैं, बिल्कुल। बनासियन बुल भी मिला, ये ध्यान रखना, बनास नदी के किनारे है तो बनासिय बुल। डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि ये मिली आपकी मोहनजोदड़ो से, जो अपने जो है सिलेबस में ही नहीं है, मोहनजोदड़ो से। तो ये जो है आपके जो है जो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार करने आपको और जो है सत्य कथन बताना है। सबसे पहले आहाड़ एक सिंधु सभ्यता स्थल है, बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है, ये गैर सिंधु स्थल है, तो ये तो गलत हो गया। आहाड़ से बस्ती का 8 बार बनने और उजड़ने का प्रमाण मिले हैं। ऊपर बात कर चुके, ऐसे आहाड़ और ऐसे 8 स्तर, मतलब 8 बार ये उजड़ी थी, 8 बार जो ये बसी थी। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि जो है आपके आहाड़ एक सिंधु सभ्यता स्थल नहीं है, ये गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। सिंधु सभ्यता स्थल आपका कालीबंगा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि आहाड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? तो अब अपन करेंगे आघाटपुर, लेकिन ये गलत उत्तर है, क्योंकि आघाटपुर तो आपका गोपीनाथ शर्मा ने नाम दिया था इसको। किसने? गोपीनाथ शर्मा ने, ठीक है। तो फिर ताम्रवती नगरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना धूलकोट होगा। देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसलिए बेस्ट बन गया क्योंकि ऑप्शन गजब है इसके। अपन क्या करेंगे, या तो आघाटपुर करेंगे या धूलकोट। धूलकोट जो वर्तमान में इसका स्थानीय नाम है। क्या है? स्थानीय नाम है वर्तमान में इसका, ठीक है। तो ताम्रवती नगरी जो है इसका प्राचीन काल में नाम होगा, ऑप्शन नंबर 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है किसान आंदोलन से है। वैसे अगली क्लास में लेना था इस क्वेश्चन को, लेकिन कोई ना, इसी क्लास में हम जो है इसको कवर कर लेते हैं कि 1923 ईस्वी में मारवाड़ किसान आंदोलन का मुख्य कारण था। तो 1923 ईस्वी में जो मारवाड़ में किसान आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर 3, मारवाड़ राज्य के मादा पशुओं के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा देना। मतलब मारवाड़ राज्य में जो मादा पशु थे, गाय वगैरह, ठीक है, जो पालतू पशु थे, उनके जो निर्यात पर प्रतिबंध था, लेकिन उसको फिर क्या हटा दिया गया। और हटा दिया गया इस कारण जो है क्या किया गया, जो है आंदोलन शुरू किया गया। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली क्लास में हम किसान आंदोलन वगैरह देखेंगे और डेली आपको बता दिया जाता है कम्युनिटी पोस्ट में कि आज जो है आने वाली क्लास है उसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है।